अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम वेव नेचर ऑफ लाइट का एक और फिनोमिनन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पोलराइजेशन। दैट इज़ पोलराइजेशन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम लाइट की बात करें अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, सबको पता है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है। ऑल्सो जब हम लाइट की बात करते हैं वो जनरली टॉक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है लाइट में, लाइट वेव में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेक्टर। तो व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जनरली। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, सपोज लाइट कमिंग फ्रॉम सन और से लाइट कमिंग फ्रॉम अ बल्ब, ये लाइट जो होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी वाइब्रेशंस मौजूद होती हैं। जैसे मान लीजिए लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इन दिस डायरेक्शन भी हो सकती है, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस प्लेन और इन दिस डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि इस लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी वाइब्रेशंस मौजूद होती है। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है अप एंड डाउन, ये ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट कंटेन्स ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। इस यहाँ पे एक डॉट हमने दिखाया और इस यहाँ से साइड से एरोज। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि वो लाइट जिसमें लाइट वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की सारी वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो लाइट बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे, ये देख लीजिए आप कोई भी वाइब्रेशन लीजिए, कोई भी वाइब्रेशन वो लाइट की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। ठीक है, तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब अगर हम एक ऐसा मटेरियल लाएंगे, मान लीजिए यहाँ से आ रही है ऑर्डिनरी लाइट विच इज़ अनपोलराइज्ड। इसको अगर हमने एक ऐसे मटेरियल से पास किया, फिलहाल हम इसको मटेरियल ही कहेंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास किया, सच दैट अब जो हमें लाइट वेव मिल रही है, अब जो लाइट मिल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ही मौजूद होगी, सारी वाइब्रेशंस मौजूद नहीं होंगी, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन मौजूद होगी। सपोज ओनली दिस वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, यानी कि जिस वाइब्रेशन का प्लेन पेपर है, ये जो पेपर का प्लेन है, यानी कि ये वाइब्रेशन ऐसे हो रही है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, बाकी वाइब्रेशंस को हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इस लाइट का नाम होता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, तो ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सच अ लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट। और जो बाकी वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया, उनको हमने एब्सेंट किया। किसने एब्सेंट किया? इस मटेरियल ने। तो इस मटेरियल का नाम होता है पोलराइजर। इट इज कॉल्ड एज पोलराइजर, या दूसरा नाम होता है इसका पोलरॉइड। पोलरॉइड, तो पोलराइजर और पोलरॉइड इज अ मटेरियल which is used to delete or restrict the vibrations of electric field vector in a light wave except a particular vibration। यानी कि सारी वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ मटेरियल कि ये किस वाइब्रेशन को रोके और किस एक वाइब्रेशन को पास होने दे। So it is called as polarizer और analyzer। तो ये फिनोमिनन
जिसमें हम लाइट वेव्स की लाइट वेक्टर की वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को पास होने देते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसको डेफिनेशन में लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन, ये सेम डेफिनेशन जो बुक्स में अवेलेबल है। यहाँ आप स्टार्टिंग में लिखेंगे पोलराइजेशन इज द प्रोसेस, यहाँ इट इज डिफाइंड एज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ vibrations of electric field vector in a particular plane perpendicular to the direction of propagation of light is called as पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम सारी वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ही पास होती है, देन दैट ऑल द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये तो ऑलरेडी हमें पता है मैक्सवेल्स थ्योरी से। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पर्टिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जो मटेरियल इसको करता है दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजर। अब इसको दिखाने का तरीका क्या है? जो ऑर्डिनरी लाइट है जो मैंने अभी बताया, या तो ये रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डिनरी लाइट के लिए, या हम ऐसे दिखाते हैं इसको ऑर्डिनरी लाइट को। ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो अगर ये वाइब्रेशंस भी प्रेजेंट हैं, यानी कि जो पेज के प्लेन में है, अगर इसी तरह से अंदर बाहर की वाइब्रेशंस होंगी तो यहाँ पे हम रखते हैं डॉट। यानी कि अगर मैं लाइट की ये रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो इसमें सारी वाइब्रेशंस मौजूद है, तो इट इज विच लाइट? अनपोलराइज्ड। अब अगर मैं पोलराइज्ड लाइट की बात करूं तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डॉट और डबल हेड एरो में से मुझे एक ही रखना है। अगर मैं ये एक ही रखूं, सपोज डबल हेड एरो, इट इज पोलराइज्ड लाइट, और जनरली हम इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। क्योंकि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्लेन होता है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि कुछ प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर गिवन वाइब्रेशन को हम पास होने देते हैं, इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या आप ऐसे कह सकते हैं कि डबल हेड एरो को रखा हमने, बाकी वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई, या इस डॉटेड वाइब्रेशन को पास होने दिया, दिस इज ऑल्सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये समझने वाली बात है। इस वाले केस में जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऐसे है, दैट इज लाइक दिस इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर, ऐसे अंदर बाहर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इन दिस केस, dotted only case, the vibrations of electric field are perpendicular to the plane of paper, and in this case, first case, the vibrations of electric field are in the plane of paper. So this is also plane polarized light and this is also plane polarized light. इसी तरह से दूसरी पोलराइजेशन जो होती हैं दैट इज सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है, एंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन। उनमें हम लाइट वेव की एम्पलीट्यूड को भी वहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं रहता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो वो थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, अभी उसको डिस्कस करने का स्कोप नहीं है। तो दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं तो वी ऑब्टेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब एक और बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक और पोलराइजर की हेल्प लेनी पड़ती है। सपोज
इस डायग्राम को आप देख लीजिए, दो केसेस हमारे पास है, ए एंड बी। क्या हो रहा है इनमें, यहाँ पे हमने अनपोलराइज्ड लाइट लाई इंसिडेंट फ्रॉम ए सोर्स फ्रॉम सन सपोज, और इसको रखा, इसको हमने इंसिडेंट किया किस पे, पोलराइजर पे। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर। अभी हमने बताया ये लाइट को क्या करेगा, पोलराइज। और इस पोलराइजर के अंदर जो ये खड़ा वाली लाइन्स है, इसका मतलब हुआ पास एक्सिस। दीज आर पास एक्सिस, यानी कि ये पोलराइजर ऐसे है, इट्स लाइक दिस, और इसमें पास एक्सिस ऐसे खड़ा, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि जो लाइट वेक्टर की, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की वाइब्रेशंस खड़ा होंगी, उनको ये अलाउ करेगा टू पास, ठीक है। बाकी वाइब्रेशंस को ये पास नहीं होने देगा। तो इस अनपोलराइज्ड लाइट में जो पास एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक लाइट वेक्टर की वाइब्रेशन है, उनको अलाउ किया टू पास। तो अब जो लाइट हमें मिल गई वो पोलराइज्ड है। अब हम इस लाइट को कैसे चेक करेंगे, इस लाइट को कैसे चेक करेंगे वेदर इट इज़ पोलराइज्ड और नॉट, तो हम दूसरे पोलराइजर की हेल्प लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एनालाइजर, विच इज़ कॉल्ड एज एनालाइजर। और इसकी पास एक्सिस पहले वाले पोलराइजर के पैरेलल रखी, यानी कि जो ये वाइब्रेशंस हैं इनकी पास एक्सिस ऐसे है, तो लाइट आगे जाएगी, ठीक है, लाइट आगे जाएगी। लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये पोलराइज्ड है या नहीं। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इस एनालाइजर को खड़ा नहीं रखते, यानी कि इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस पैरेलल नहीं रखते, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, इसको घुमाते हैं। जैसे ही इसको थोड़ा किसी एंगल पे घुमाया, ठीक है, तो अगर आगे लाइट नहीं मिली, अगर आगे नो लाइट आई, लाइट नहीं आई, इसका मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट थी उसमें एक ही वाइब्रेशन मौजूद थी जो पास एक्सिस के जैसी थी। अब पास एक्सिस वैसे नहीं है। अगर इसमें बाकी वाइब्रेशंस भी होती, अगर इसमें बाकी वाइब्रेशंस भी होती तो वो पास होती, ये वाली रिस्ट्रिक्ट होती, बाकी पास होती। लेकिन इसमें एक ही वाइब्रेशन है, इसीलिए जब हमने एनालाइजर को थोड़ा घुमाया, ये आप देख सकते हो, अब एनालाइजर की पास लाइन, पास एक्सिस ऐसे है। जैसे ही हमने एनालाइजर को थोड़ा घुमाया तो लाइट की इंटेंसिटी ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इस सेकंड पोलराइजर पे जो लाइट पड़ी, उसके पास एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, यानी कि वो क्या थी, पोलराइज्ड। तो दिस इज हाउ वी कैन चेक whether the incident light is polarized or not. अब पोलराइजेशन या ये पोलराइड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं या एप्लीकेशन क्या है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे सन ग्लासेस होते हैं, जैसे अगर सन ग्लासेस की एग्जांपल करें हम, सपोज़ अगर गाड़ी चलाते हैं या सपोज़ सनलाइट में हम बाहर जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एनी अदर एक्टिविटी, तो अगर हम सन ग्लासेस को पहनेंगे, सन ग्लासेस को लगाएंगे, तो क्या होता है कि हम ग्लेयर को अवॉइड करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जब ऑर्डिनरी लाइट इस सन ग्लास पे पड़ती है तो उस पर पोलराइज़र लगा होता है, जो ग्लास है उसमें पोलराइजिंग मटेरियल लगा होता है, वो बाकी वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है। तो उसकी वजह से जो ग्लेयर है ड्यू टू रैंडम वाइब्रेशंस दैट इज़ अवॉइडेड, ठीक है। तो ये ब्लॉक करता है बाकी इंटेंसिटीज ऑफ लाइट को, तो इस तरह से जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो लेस इंटेंस होती है। इसी तरह से आप देख सकते हो ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स के ग्लास, ये विंडो स्क्रीन्स पे पोलराइड्स लगे होते हैं। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल में ग्लेयर को मिनिमम करने के लिए पोलराइड्स लगे होते हैं। इसी तरह से अगर 3D मोशन पिक्चर्स को रिकॉर्ड करना है, रिप्रोड्यूस करना है, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं 3D ये पोलराइजर्स या पोलराइड्स, वॉच में, कैलकुलेटर्स में, टीवीज़ में, कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो हर जगह पोलराइड्स या पोलराइजर्स का यूज़ होता है। अब एक लॉ दिया गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मॉलस लॉ। मॉलस लॉ कहो या लॉ ऑफ मॉल्स। ये क्या कहता है कि ये जो एनालाइजर है, एनालाइजर से कितनी लाइट निकलेगी, यानी कि ये पोलराइजर है, पहला वाला पोलराइजर है, दूसरा वाला पोलराइड क्या कहलाता है, एनालाइजर। इसीलिए क्योंकि
दूसरा वाला पोलराइड इसीलिए एनालाइजर कहता है क्योंकि ये चेक करता है वेदर जो इंसिडेंट पीछे से लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है या नहीं। तो अगर इस पे पड़ने वाली लाइट, ये जो इस पे लाइट पड़ रही है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। तो मॉलस लॉ कहता है कि ये जो यहाँ से लाइट निकलेगी एनालाइजर से, वो लाइट की इंटेंसिटी जो आई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, यानी कि एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। यानी कि ये जो पोलराइजर, इसका ट्रांसमिशन प्लेन मान लो ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इसका ट्रांसमिशन प्लेन मान लो ऐसे है, तो इनके बीच कुछ एंगल होगा। इस ट्रांसमिशन प्लेन के बीच और इस ट्रांसमिशन प्लेन के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, दैट एंगल इज थीटा। तो मॉलस लॉ कहता है कि यहाँ से जो लाइट निकलेगी एनालाइजर से, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकलेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इनके ट्रांसमिशन प्लेन के बीच एंगल होगा उसके कोसाइन का स्क्वायर, ठीक है। तो यार इसको इक्वेशन हम बनाएंगे, इट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वायर आई नॉट इज, आई नॉट वो लाइट है जो एनालाइजर पे पड़ेगी इंसिडेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक और एनालाइजर आगे लगाओगे तो इसके और इसके बीच जो एंगल होगा उसके कोसाइन का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ये लॉ आगे चलेगा। तो मॉलस लॉ सेज दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट coming out of analyzer is directly proportional to cosine of square of cosine of angle between plane of transmission of polarizer and analyzer. So I is equal to I naught cos square theta. So this is all about polarization. अब इस पोलराइजेशन के कुछ रिजल्ट्स भी हैं, जैसे पोलराइजेशन से हम रिफ्लेक्शन भी, ये रिफ्लेक्शन से भी हम पोलराइजेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, स्कैटरिंग से भी हम पोलराइजेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, और इस तरह से एक लॉ है दैट इज ब्रेविस्टर्स लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।